हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र अवस्थी आज फिर से आपका अपने एजुकेशन अवस्थी पर स्वागत करता हूं। कल अपन ने क्या अपनी जो लास्ट क्लास थी वो प्रकाश के बारे में चल रही थी। तो अपन ने उस प्रकाश की घटनाओं के बारे में जाना था। प्रकाश क्या होता है, परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, परावर्तन के नियम पढ़े थे अपन ने। उस दर्पण पढ़ा था, समतल दर्पण पढ़ा था, गोलीय दर्पण पढ़ा था। तो उसी आज हम गोलीय दर्पण के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास को आगे करते हैं बच्चों। गोलीय दर्पण। तो बच्चों गोलीय दर्पण क्या होता है? कोई भी कांच का गोलाकार पृष्ठ होगा, ठीक है ना, उसकी आंतरिक और बाह्य सतह पर अपन ने पॉलिश कर दी, तो वो किसका काम करेगा? गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण में अपन ने क्या किया, कोई भी गोलीय पृष्ठ, कांच का पृष्ठ है, ठीक है ना, इसके बाह्य और आंतरिक पृष्ठ को क्या कर दी? पॉलिश कर दी, ठीक है ना, और इसको काटो बीच से। तो इसमें से आपको एक इस प्रकार का प्राप्त होगा जिसकी क्या होगी, बाह्य पृष्ठ पे क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है, ठीक है ना, और आंतरिक पृष्ठ क्या कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ का काम। दूसरा क्या है, 10वें भाग में क्या हो रही है? पॉलिश। और ओवरऑल भाग किसका बना? परावर्तक पृष्ठ। तो इसको बोलते हैं बच्चों अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब देखो अवतल दर्पण क्या काम करता है? ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह संकेंद्रित करने का, इकट्ठा करने का। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अभिसारी दर्पण। क्या नाम पड़ गया? अभिसारी दर्पण। ये क्या फैलाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अपसारी दर्पण। क्या नाम पड़ गया? अपसारी दर्पण। ठीक बच्चों, इसके अपन ने पॉइंट पढ़ लेते हैं। ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है। उसी में अब देखो आगे चलते हैं अपन क्या करते हैं आगे। इसमें बिंब बारे खींचने के क्या कुछ नियम देखते हैं, यानी बिंब रखा है और प्रतिबिंब है, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनेगा। उसके लिए बच्चों कुछ नियम देखो अपने क्या किया इसमें। देखो कुछ नियम क्या होते हैं। ये अपन ने क्या लिया, कोई दर्पण, ठीक है ना, ये क्या है उसकी मुख अक्ष, ये केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता हो गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें होता क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के क्या है? समांतर, क्या है? मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो क्या करेगी? फोकस बिंदु से होती हुई, किससे? फोकस बिंदु से होती हुई क्या निकल जाएगी, ठीक है ना। यानी मुख अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से क्या होगी? निकल जाएगी। उसके बाद अगली देखो, वही ये फोकस बिंदु, ये होगा। अगला क्या कहता है कि फोकस बिंदु से कोई यदि प्रकाश किरण निकल रही, क्या फोकस बिंदु से कोई प्रकाश किरण निकल रही है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा? वो मुख अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या होगी? फोकस बिंदु से निकलने वाली कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष की आ जाएगी समांतर। अगला नियम क्या होता है इसका? देखो वही दर्पण खींचा, ठीक है। अब देखो वही फोकस बिंदु लिया, वही वक्रता केंद्र लिया, यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा जैसे जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, परावर्तन के बाद भी वक्रता केंद्र से क्या होगी? वापिस आ जाएगी। अगला क्या बोलता है इसका नियम, ये क्या है इसका? ध्रुव, ठीक है ना, यानी कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है, क्या होती है? जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? वो परावर्तित हो जाएगी। अब देखो बिंब बारे खींचने क्या नियम है, क्या है? कोई दर्पण, यदि कोई प्रकाश की किरण पुंज मुख अक्ष के क्या है? समांतर, जब वो मुख अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद क्या होगी? फोकस बिंदु से निकल जाएगी। दूसरा क्या बोलता है, फोकस बिंदु से जाने वाली कोई किरण मुख अक्ष से हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरा क्या बोलता है, वक्रता केंद्र से जाने वाली कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से क्या होगी? वापिस आ जाएगी। अगला क्या बोलता है, यदि कोई प्रकाश किरण पुंज ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है, जितने कोण से आपतित होती है, परावर्तन के बाद उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? उसमें चली जाएगी। तो ये बिंब बारे खींचने के कुछ नियम है। इन्हीं के आधार पर क्या करते हैं इसमें बिंब बारे को खींचते हैं। आपको मैं शॉर्ट में बिल्कुल ट्रिक, बिल्कुल उंगलियों पर याद कराऊंगा बिंब बारे, ठीक है ना। ये प्रतिबिंब कहाँ पर है, बिंब कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए देखो, ये कोई अवतल दर्पण है अपना, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या करना है, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? फोकस, ये वक्रता केंद्र, और इसको आ गए अपन इन्फिनिटी यानी अनंत मान लिया। अब देखो इसकी क्या कंडीशन बनेगी, सबसे पहले वस्तु कहाँ रखनी है अपन को? अनंत पर रखनी। किस पर? यानी बिंब कहाँ है? ये है बिंब, और इधर अपन को बना के देखना है प्रतिबिंब। क्या बना के देखना है? प्रतिबिंब। इसका कहाँ बढ़ेगा? अनंत के बाद, अनंत से थोड़ा आगे जाएंगे तो किस पे आएगा? अनंत व सी के मध्य। किस पे आ जाएगा? अनंत व सी के मध्य। अनंत और सी के मध्य हो गया। अब किस पर आ जाएगा वो बिंब? तीसरी बार सी पर। किस पर? सी पर। सी पर आ गया, सी के बाद किस पे आएगा? सी व एफ के मध्य। किस पर? सी व एफ के मध्य।
उसके बाद किस पर आ जाएगा, एफ पर, और लास्ट पोजीशन आती है एफ व ओ यानी ध्रुव के मध्य। ठीक है भाई, अब देखो हमें ज्ञात करनी है इसकी, यानी बिंब यहाँ पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो बच्चों, अवतल दर्पण में क्या होता है, देखो अवतल दर्पण यदि अपन ने कोई बिंब यहाँ पर अनंत पर रखा, किस पर रखा, अनंत पर रखा। अब देखो क्या करना है, आपको बिल्कुल शॉर्ट में याद कराता हूँ। यदि अनंत पर रखना है आपको क्या करना है, बिंब इधर रखना है, प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तन के बाद वापिस लौटेगी। वापिस लौटने के साथ क्या, देखो जैसे जैसे अपन बिंब को आगे बढ़ाते जाएंगे उधर से प्रतिबिंब भी इधर की तरफ आता जाएगा। यानी सबसे पहले अनंत पर रखा है, अनंत पर रखा है, उधर से सबसे पहला बिंदु कौन सा आ रहा है, फोकस। क्या आ रहा है, फोकस। तो अनंत पर है तो किस पर बनेगा, एफ पर। किस पर बनेगा, एफ पर। किस पर बनेगा, एफ पर। यानी सबसे पहले किस पर रखा, अनंत पर। उधर से कौन सा बिंदु सबसे पहले, एफ पर। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखो अनंत से थोड़ा अपनी इधर की तरफ बढ़ेंगे आगे, यानी अनंत से सी के बाद, यानी अनंत अगली पोजीशन आती है अनंत व सी के मध्य। जब वस्तु इस अनंत और सी के मध्य आएगी, किस पर, अनंत और सी के मध्य। अब एफ पर है तो वस्तु देखो अनंत पर था तो एफ पर बनेगी, क्या अनंत पर था तो एफ पर होंगे। अब वस्तु अनंत और सी के मध्य आई है, अनंत और सी के मध्य आई है तो देखो एफ से इधर की तरफ आना पड़ेगा, तो सी व एफ के मध्य, किस सी व एफ के मध्य, किस पर, सी व एफ के मध्य। चलो अगली पोजीशन देखो, तीसरा किस पर है, सी पर। किस पर, सी पर। यदि वस्तु किस किस पर है, सी पर। यदि वस्तु सी पर है बच्चों, अब देखो अनंत पर था तो एफ पर, अनंत और सी के मध्य आई तो किस पर आ गई, सी और एफ के मध्य। अब सी पर आई, उधर से भी सी है इधर से भी सी, यानी सी पर है तो किस पर बन जाएगा, सी पर है। किस पर, सी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। अगला देखो, अगली आती है सी और एफ के मध्य। अब देखो सी पर हो गया, सी के बाद चलते हैं सी और एफ पर। किस पर, सी व एफ पर। किस पर, सी और एफ पर। अब देखो सी पर तो आ गया, उधर से प्रतिबिंब बनता हुआ। अब बिंब तो आगे बढ़ गया, प्रतिबिंब को उधर लाओ तो किधर आ गया, सी व अनंत। सी व अनंत के मध्य। किस पर आ गया, सी व अनंत के मध्य। अब आती है वस्तु की अगली पोजीशन एफ पर। किस पर, एफ पर। वस्तु एफ पर आई तो सी अनंत के बंतु प्रतिबिंब आ गया और किधर जाएगा, और वापस किस पर आ गया, एफ पर आते ही अनंत पर। किस पर आ गया, अनंत पर। अब एक लास्ट पोजीशन आती है ओ और एफ के मध्य। किस पर, ओ व एफ के मध्य बच्चों। जब ओ और एफ के मध्य बनता है तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ, किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। किधर बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे बनेगा। यानी पहली इधर से बिंब को बढ़ाना है, उधर से प्रतिबिंब आता जाएगा। इधर से बिंब बढ़ा, किधर सबसे पहले करेगा, अनंत पर। अनंत पर रखा, अनंत पर रखा तो क्या प्राप्त होगा अपन को, एफ पर। इधर से पहली पोजीशन क्या हो रही है, एफ पर। किधर, एफ पर। अनंत से बिंब को थोड़ा और आगे सरकाओ, बिंब को आगे खिसकाया, अनंत और सी के मध्य आया। अनंत और सी के मध्य आया तो एफ के बाद इधर खिसका, यानी सी और एफ के मध्य। अनंत और सी के मध्य आया तो एफ व सी के मध्य आ गए। अगली पोजीशन, बिंब को थोड़ा और आगे ले गए, किस पर आया, सी पर। सी पर आया तो उधर से बिंब किधर आएगा, प्रतिबिंब इधर की तरफ आएगा। इधर की तरफ आया तो सी पर है तो सी पर है। उसके बाद सी पर बिंब हो गया, आगे लो बिंब को, अगली पोजीशन सी और एफ के मध्य। सी और एफ के मध्य आया तो प्रतिबिंब गया थोड़ा इधर खिसकेगा, यानी सी और अनंत, सी और अनंत के मध्य आ गया। अब बच्चों जब एफ पर आया तो किस पर आ गया, अनंत पर आ गया। और एफ और ओ के मध्य आया दर्पण जी। देखो ये जो 5 कंडीशन होती है, क्या होती है, बिंब के लिए जो 5 पोजीशन होती है ना, इनमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। कैसा बनता है, वास्तविक। और प्लस में कैसे बढ़ेगा, उल्टा। कैसे बढ़ेगा, वास्तविक उल्टा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसे बनेगा, उल्टा। और आभासी है तो हमेशा सीधा। ये एक मात्र ऐसी पोजीशन होती है इसमें अवतल दर्पण के लिए, जिसमें कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी के साथ कैसा बनता है, सीधा। आभासी के साथ कैसा बनता है, सीधा बच्चों। तो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब स्थिति होगी आपकी, यानी दर्पण को, दर्पण है, अवतल दर्पण है, सबसे पहले इधर से अनंत से चालू करना है बिंब को, और प्रतिबिंब को धीरे धीरे इधर की तरफ लाना है। ठीक है ना, आप बोलोगे मैं आपको बना करके दिखा दूंगा। अब देखो अनंत पर है तो एफ पर, अनंत व सी के मध्य है तो सी व एफ के मध्य। ध्यान रखो, अनंत पर है तो एफ पर, एफ पर है तो अनंत पर। याद रखने के तरीके देखो, अनंत पर है तो एफ पर, एफ पर है तो अनंत पर। सी पर है तो सी पर, सी और एफ के मध्य है तो सी और एफ के मध्य है तो सी और अनंत के मध्य। अनंत और सी के मध्य बिंब है तो सी और एफ के मध्य। याद रखो, देखो सबसे पहले अनंत पर रखा, अनंत पर रखा तो किस पर प्राप्त हुआ, एफ पर। ठीक है ना, एफ पर रखा तो अनंत पर, सी पर रखा तो सी पर ही। अब देखो अनंत से थोड़ा आगे, अनंत और सी के मध्य रखा,
या सी से परे बोल सकते हो। अनंत और सी के मध्य रखा तो सी और एफ के मध्य में। अगली पोजीशन देखो, सी और एफ के मध्य रखा तो अनंत और सी के मध्य में। एक लास्ट पोजीशन इसकी होती है एफ और ओ के मध्य में। यहाँ पर हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा, वो आवासीय और सीधा बनेगा। ठीक है ना बच्चों? हाँ, ये होती है अवतल दर्पण के लिए। इसके बाद उत्तल दर्पण के लिए इसमें क्या आती है, मात्र दो ही कंडीशन अप्लाई होती हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है ना? उस पर यदि अनंत पर है तो एफ पर बनेगा, क्या है अनंत पर है तो देखो। अवतल दर्पण के बाद अगली स्थिति आती है उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए रखा अपन ने, देखो इसमें यदि वो अनंत पर होता है किस पर बनता है, एफ पर। किस पर? अनंत पर है तो किस पर बनता है, एफ पर। और अनंत में ओ के मध्य रखा, अनंत और ओ के मध्य रखा तो आपको दर्पण के पास में, बिंब के पास में ही बनेगा। क्या बनेगा? बिंब के पास में। ठीक है ना? इसके लिए मात्र दो स्थिति होती है, और इन दोनों स्थितियों में बच्चों क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आवासी। कैसा बनता है? आवासी। और आवासी के साथ मैंने आपको बताया कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। इसमें कैसा बनेगा, आवासी और सीधा बनेगा हमेशा। इसके लिए दो ही कंडीशन होती है उत्तल दर्पण के लिए। अब बच्चों छोटा सा काम हम बात करते हैं, इन दर्पणों का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, यानी अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग अपन किस जगह पर करेंगे। तो इनके अपन उपयोग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? उपयोग के बारे में। तो देखो उत्तल दर्पण को देखो पहले आप। उत्तल दर्पण आपने कभी भी अपनी गाड़ी का साइड मिरर देखा होगा, जिसमें अपन बैक साइड वाले साधनों को देखते हैं। तो यानी गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में, ठीक है ना, गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जिससे हमें पीछे जो साधन दिख रहा है क्या आवासी दिखेगा, और क्या दिखेगा, बड़ा। कैसा? आवासी। और यानी अपनी गाड़ी के पास में वस्तु दिखाई देगी, जिससे हम अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या करेंगे, निरंतर बनाए रखेंगे। ठीक है ना? तो गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के बारे में देखो बच्चों। अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले दंत चिकित्सक, क्या दंत चिकित्सक करते हैं, दंत चिकित्सक करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद सौर भट्टियों में किया जाता है। किसमें? सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? अग्रदीप के रूप में करते हैं। किसके रूप में? अग्रदीप के रूप में करते हैं। शेविंग मिरर के रूप में करते हैं। किसके रूप में? शेविंग वाले, जिससे अपन को चेहरा क्या दिखे, बड़ा दिखाई दे। ठीक है ना? दंत चिकित्सक करते हैं, सौर भट्टियों में करते हैं, अग्रदीप शेविंग रूप में। ये आपके ऐसे दो चार आपको क्या करने, इनके उपयोग याद करने। ठीक है ना? तो ये आगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के प्रतिबिंब हो गए। ठीक है ना? इनके कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हो गई। इसके बाद इनके लिए प्रतिबिंब निर्माण हो गया। अब अपन अगली बात करते हैं किसकी, अब बात आती है दर्पण सूत्र की। किसकी? दर्पण सूत्र की। तो बच्चों दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। तो आपको दर्पण सूत्र क्या याद रखना है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। f क्या है, फोकस दूरी। अब देखो बच्चों v क्या होता है, v होता है प्रतिबिंब दूरी। क्या होती है? प्रतिबिंब दूरी। ठीक है ना? और u क्या होता है बच्चों, बिंब। क्या होता है? u होता है बिंब। ठीक है ना? f फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगली चीज के बारे में बात करते हैं तो वो आती है आवर्धन क्षमता। क्या आती है बच्चों? आवर्धन क्षमता।